आज हम अपने लिए शोकगीत कहानी का विश्लेषण करेंगे। यह बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवादित कहानी है। यह एक अवसर प्राप्त यानी रिटायर्ड आदमी अविनाश की कहानी है। बच्चे, बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार है। मगर अविनाश को लगता है कि वह अपने घर में अप्रासंगिक हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। कोई उनका ख्याल नहीं रखता। सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त है। उनके खाने पीने, शौक वगैरह को कोई तवज्जो नहीं देता। इन सब में उनके लिए सबसे तकलीफदेह है कि पत्नी शैलबाला भी उनसे दूर हो गई है। बच्चे, बहुओं और पोती की दुनिया में रम गई है। जिस अविनाश ने इस घर को बनाने सजाने में जीवन लगा दिया, अब वे उसके एक कोने में डाल दिए गए हैं। एक संकरे कमरे में एक पतले से बिस्तर तक उनकी दुनिया सिमट गई है। वहाँ वे खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। जिस आदमी को लंबे समय तक एक बड़े से कमरे में चौड़े पलंग पर पत्नी के साथ सोने की आदत रही हो, उसे एक संकरी कोठरी में अकेले रहना पड़े तो असहज महसूस तो करेगा ही। मगर पत्नी के तर्क और कसम के आगे उन्होंने मुंह बंद कर रखा है। पत्नी ने उन्हें कसम दी है कि इस बारे में बच्चों के आगे मुंह नहीं खोलेंगे। पत्नी बड़े पलंग वाले कमरे में सोती है, पोती को लेकर। उसका तर्क है कि आदमी को जवानी में अपने बुजुर्गों और बुढ़ापे में अपने बच्चों से शर्म करनी चाहिए। मगर अविनाश को तो पत्नी की निकटता चाहिए। वह नहीं मिल पाती तो स्वाभाविक रूप से खिन्न महसूस करते हैं। इस कहानी का रचाव मनोविश्लेषणात्मक, मनुष्य के मन की भीतरी परतों को कुरेदने पहचानने की कोशिश इसमें सार्थक हुई है। अवकाश ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में एक तरह का खालीपन आ जाता है। उसे अपनी ताकत क्षीण महसूस होने लगती है। लगता है कि बच्चे उसकी बातें नहीं मानते। घर के सारे सदस्य अपनी मर्जी चलाने लगे हैं। उससे कोई सलाह नहीं लेता, उसकी बातों को अहमियत नहीं देता। ऐसे लोगों को आपने भी अपने आसपास देखा होगा। उनकी ऐसी प्रवृत्तियों को जाना पहचाना, महसूस किया होगा। दरअसल यह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। जिस तरह व्यक्ति में उम्र के हर पड़ाव पर आदतों में कुछ बदलाव देखे जाते हैं, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की आदतों में बदलाव आता है। इस कहानी के मुख्य पात्र अविनाश में ये मनोवैज्ञानिक लक्षण सहज ही देखे जा सकते हैं। अविनाश जब तक नौकरी में थे, उन्हें घर और दफ्तर के कामों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता था। समय कम होता था। सुबह उठते ही दफ्तर भागने की हड़बड़ी, फिर शाम को लौटकर आते तो थकान चढ़ी होती। अवकाश प्राप्त करने के बाद दफ्तर जाने की हड़बड़ी, वहाँ की जिम्मेदारियों की चिंता से वे मुक्त हो गए हैं। दिन भर खाली है, घर में ही रहना है और घर की जिम्मेदारियाँ भी अब बेटे और बहुओं ने संभाल रखी है। ऐसे में घर में रहकर समय काटना एक बड़ी समस्या है। इसलिए अपने लिए कुछ काम उन्होंने खुद तलाश कर लिए हैं। बेटे बहू के न चाहते हुए भी सुबह की सैर के लिए निकलते वक्त दूध की बाल्टी साथ ले जाते हैं। अभी तक उनका परिवार पैकेट के दूध पर निर्भर रहा आया है। मगर अब उनका तर्क है कि पैकेट का दूध बच्चों को देना सेहत के लिए ठीक नहीं है। खटाल से ताज़ा दूध लाना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपने लिए सुबह का एक काम तलाश लिया है। हालांकि इसके लिए बेटे बहू का उन पर कोई दबाव या मनुहार नहीं है। फिर शाम को जब नौकरानी बच्चे को पार्क में घुमाने लेकर जाती है, अविनाश भी साथ हो लेते हैं। इसके लिए उन्होंने तर्क जुटाया है कि इस तरह बच्चों को नौकरानी के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं। आजकल बच्चों के चोरी की कितनी घटनाएं हो जाती है। फिर दिन भर का खालीपन कैसे कटे, तो सुबह काफ़ी देर तक अखबार पढ़ते हैं। उसमें छपी
खबरें जोर से बोलकर रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी को सुनाते हैं, मगर वहाँ से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अविनाश जानते हैं कि शैलबाला को इन खबरों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए विषय बदल देते हैं। रसोई में पक रही चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या पका रही हो? लगता है हलवा बना रही हो। आलू मिर्च पका रही हो क्या? नहीं, शायद अंडा भुजिया बना रही हो। डालडा में या सरसों के तेल में पका रही हो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। इस तरह वे पत्नी से किसी न किसी तरह संवाद बनाने की कोशिश करते हैं। बुजुर्गों में यह एक तरह का स्वभावगत परिवर्तन होता है। खालीपन में उनसे कोई बातें करता रहे, उनकी बातें सुनता रहे तो उन्हें सुख मिलता है। अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें झुंझलाहट होती है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर अगर पत्नी भी उनका साथ न दे, उनके पास बैठकर बातें न सुने कहे, तो यह झुंझलाहट और बढ़ जाती है। आपने भी अपने घर या पड़ोस में ऐसे बुजुर्गों को लक्ष्य किया होगा। इस उम्र में बुजुर्गों को इसलिए छोटे बच्चे प्रिय लगते हैं कि वे देर तक उनके साथ समय बिता पाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा उनके साथ नहीं होता तो पत्नी की निकटता चाहते हैं। इस कहानी में अविनाश की पोती है जिससे वे देर तक बातें कर सकते हैं, मगर वह स्कूल चली जाती है, फिर लौटकर अपनी दादी के साथ ज़्यादा वक्त बिताती है। पत्नी भी बेटे बहुओं और पोती के काम में मदद करने के बहाने खुद को व्यस्त रखती है। दोनों बेटे दफ्तर जाते हैं, फिर लौटकर अपनी पत्नियों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। मुश्किल से सुबह शाम की चाय के वक्त अविनाश के साथ बैठ पाते हैं, इसलिए अविनाश के साथ बैठने बात करने वाला कोई नहीं है। जब से शैलबाला ने अविनाश का कमरा अलग कर दिया है, दोनों अलग अलग सोने लगे हैं, तब से अविनाश और अकेले पड़ गए हैं। शैलबाला से बात कम हो पाती है, इससे उनके भीतर बेचैनी और बढ़ गई है। जब बेटे दफ्तर चले जाते हैं तो अविनाश बाजार में घूमने निकल जाते हैं। वहाँ से तरह तरह की सब्जियाँ खरीद लाते हैं, ऐसी सब्जियाँ जिन्हें उनके फैशन परस्त बेटे बहू पसंद नहीं करते, मगर अविनाश अपने बचपन के दिनों और ग्रामीण परिवेश में उन सब्जियों के महत्व को याद करते हुए उन्हें खरीद लाते हैं। उन्हें नौकरानी से पकवाते और खाते हैं। बुढ़ापे में उनकी भूख और तृष्णा जैसे बढ़ गई है। रसोई में कुछ भी पकता है, उनकी सुगंध उन्हें बेचैन करने लगती है। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। बेटों के लिए टिफ़िन बनता है या पोती के लिए, उसमें से लेकर चखते ज़रूर है, मगर एक बात उन्हें भीतर ही भीतर बेचैन किए जाती है कि उनसे बातें करने, उनकी बातें सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। यह स्थिति एक तरफ से पीढ़ियों के टकराव को भी जन्म देती है। बुजुर्ग हो चुके माता पिता को लगता है कि उनके बेटे बहू उनकी कहा नहीं मानते, अपनी मर्जी चलाते हैं। बच्चों को लगता है कि माता पिता अभी तक अपने पुराने दिनों में जी रहे हैं, बदलते समय के मुताबिक अपने को बदलने को तैयार नहीं है। फिर वे अपने कामकाज, बच्चों और परिवार की ज़रूरतों में इस कदर उलझे होते हैं कि माता पिता को बहुत कम समय दे पाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच स्वाभाविक रूप से कुछ फासला बढ़ जाता है। हालांकि इस कहानी में ऐसी स्थितियां नहीं है। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद बेटे अपने पिता के लिए कुछ समय निकालते हैं। शैलबाला अविनाश का ध्यान रखती है, मगर अविनाश को इससे अधिक तवज्जो चाहिए, इसलिए अपने बेटों और पत्नी से फासला महसूस करने लगते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन सोते वक्त रात में उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हृदयघात हुआ है। अपने शरीर में चल रही उथल पुथल को महसूस कर कहार उठते हैं, किसी को पुकार उठते हैं। अपने भीतर चल रही उथल पुथल को वे पूरी तरह महसूस कर रहे हैं, जैसे अर्ध निंद्रा में व्यक्ति को महसूस होता है। इसलिए वे तमाम तरह की आशंकाओं से घिर जाते हैं। फिर वे यह भी सोचते हैं कि
वे मर ही जाए तो अच्छा। उनके मरने के बाद उनके बेटों और पत्नी को महसूस होगा उनका महत्व। फिर वे घर के हर सदस्य, रिश्तेदार की प्रतिक्रियाओं, मनस्थितियों का अनुमान लगाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इस स्थिति में देखकर उनके बेटे, बहू, पत्नी परेशान होंगे, उनकी तीमारदारी में लग जाएंगे, घर में उनका महत्व बढ़ जाएगा। पत्नी उनके पलंग पर ही बैठकर रात भर देखभाल करेगी। शायद यही मेरे साथ सो भी जाए। आज के बाद शायद पोती को बेटों के साथ सुलाने का प्रबंध करे। पत्नी शैलबाला उनकी नब्ज देखती है और घोषणा करती है, कोई डॉक्टर वाक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, अस्पताल ले जाने की तो कतई नहीं। ये जो दिन भर ऊट पटांग खाते रहते हैं, उसी से पेट में गैस बन गई है। कोई बुरा सपना आया होगा, इन्हें आराम करने दो, ठीक हो जाएंगे। इस पर बेटे उनका समर्थन करते हुए अपने पिता की खाने पीने संबंधी गलत आदतों पर ताना मारते हैं। इस तरह उनका क्षोभ और बढ़ जाता है, मगर सोचते हैं कि पत्नी उनके पास सो जाए तो सुख मिलेगा। जब कोई गंभीर समस्या न समझकर बेटे, बहू, बच्चे अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, शैलबाला उनके पास अकेली रह जाती है। तब वे उससे कहते भी है, यही सो जाओ ना मेरे पास। पर शैलबाला बच्चों का ख्याल कर शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है। तब अविनाश की इच्छाएं धराशायी हो जाती है। कामना करते हैं कि मर ही जाते तो बेहतर था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनमें अकेलेपन से उपजी पीड़ा कितनी गहरी होगी।